हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। दिव्य ज्ञान नॉलेज सेंटर के माध्यम से हम आपको जो बायोलॉजी की हमारी सीरीज चल रही थी उसके आगे का आज हम बताने वाले हैं, लेकिन जो हमने कल पढ़ा था उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ के आए तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ के आए उनके लिए मैं बता ही दे रहा हूँ ताकि पीछे से लिंक हो जाए। अगर पीछे से लिंक हो जाता है तो आगे के चैप्टर समझ में आता है। अगर मैं बिना बताए पीछे का आपको ये बता दूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको 2 इंच ऊपर से निकल जाएगा, दिमाग से आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ। देखिए, हमने पढ़ा था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअलिटी इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हमने आपको बताया था सबसे पहले आइकलर, याद कीजिएगा। आइकलर आइकलर जो भाई साहब थे उन्होंने पादप जगत में विभाजन किया था। एक क्रिप्टोगाइमस था, दूसरा फिनेरोगाइमस था। क्रिप्टोगाइमस बीज रहित, फिनेरोगाइमस बीज युक्त। क्रिप्टोगाइमस में वे थे, हमारे आ रहे थे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में शैवाल आ गए, ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर हो गया हमारा, और जो टेरिडोफाइटा है पादप जगत का सरीसृप हो गया। और हम फिनेरोगाइमस में आएंगे तो उसमें हमारा आ गए एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी पौधे, वे पौधे जिनके फल में आवरण पाया जाता है, बीज में आवरण पाया जाता है, उनको हम आवृतबीजी कहते हैं। और अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म, जिनके फल में आवरण नहीं पाया जाता है, बीज में आवरण नहीं पाया जाता है, उन्हें अनावृतबीजी कहते हैं। हमने आपको बताया था, याद नहीं होगा मेरे हिसाब से, जिनको याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद उनको बता रहा हूँ। एंजियोस्पर्म जो आवृतबीजी पौधे हैं उनके लिए हम पढ़ रहे हैं क्या, ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आज दूसरी हेडिंग है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, क्योंकि जो पुष्प होता है ना वो सिर्फ आवृतबीजी पौधों में ही पाया जाता है, वो सिर्फ आवृतबीजी पौधों में ही पाया जाता है। तो इसलिए देखिए, जिसमें पुष्प पाया जाता है, देखिए हमारे पाठ का नाम है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो जब पुष्प ही नहीं होगा तो हम लैंगिक जनन कैसे करा पाएंगे, तो समझिएगा। इसके बाद देखिए ये विभाजन कराया था। इसके बाद हमने आपको बताया था पुष्प एक प्ररोह का रूपांतरित भाग। प्ररोह मतलब तना, प्ररोह का रूपांतरित भाग होता है। तो क्या होता है, नर जननांग होता है, पुष्प पौधे का नर जननांग होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। और इसके बाद मैंने आपको 4 भाग बताए थे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। हिंदी में बता दूं, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंगम, जायांग। इनकी इकाइयां सीक्वेंस से थी, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पेल। और इसके बाद आज हम विशेष रूप से किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे पुष्प में लैंगिकता, थोड़े से मैंने लिखे इनके वैज्ञानिक नाम, और ये एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। और इसके बाद हम मेन रूप से अध्ययन करने वाले हैं जो उसका नर जननांग होगा पुष्प का। क्या होता है बताइएगा कमेंट करके। नहीं मैं बता रहा हूँ, वीडियो रोक के यहीं पे कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, तो चलिए जिनको आता है वीडियो रोक के कमेंट करें, और मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो हमारा नर जननांग होगा पुष्प का, उसको हमने क्या बताया था, एंड्रोसियम, पुमंग। पुमंग ही हमारा पुष्प का नर जननांग होता है। उसी के बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं कि पुष्प में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन फ्लावर। तो देखिए, पुष्प में लैंगिकता की बात करें तो देखिए, एक लिंगी पुष्प हो गया और दूसरा द्विलिंगी पुष्प हो गया, मतलब बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मैंने फ्लावर नहीं लिखा है, आपको इतना तो आता ही होगा। तो देखिए, एक लिंगी की बात करें, एक लिंगी में हो गया हमारा उभयलिंगाश्रयी और उभयलिंगाश्रयी एवं एक लिंगाश्रयी। हिंदी में बोलते हैं मोनीसियस, डायसियस। उभयलिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी में अगर हम बात करें, ये देखिए एक लिंगी के भाग हैं, एक लिंगी 2 भाग हमने कर दिए, एक लिंगाश्रयी हो गया और एक उभयलिंगाश्रयी हो गया। मतलब इनमें एक लिंगी पुष्प में जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, और एक लिंगी पुष्प में जिसमें सिर्फ एक लिंग पाया जाता है। मतलब अलग अलग ही होगा लेकिन वो अलग अलग पाया जाएगा। मेरी बात समझ रहे, जब परागण इसमें होगा, जैसे अगर हम पपीता का पेड़ कई बार लगा देते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, कोई मान लीजिए आपके पिताजी, आपके घर का कोई भाई, छोटा भैया, बड़ा भैया लेके आया और पपीते का पेड़ लगा दिया, हाँ, और एक पेड़ है, और फिर बोल रहा है कि देखिए इसमें तो फल ही नहीं आ रहे। तो क्या होता है पपीता क्या मानता है, अगर वो सिर्फ मादा होगा तो कहीं से, अगर आसपास अगर पपीते के पेड़ हैं तो कहीं से पक्षी वक्षी जैसे दूसरे पपीते के पेड़ में बैठे, इसके बाद आपके घर वाले पपीते के पेड़ में बैठ गए, तब तो परागण हो जाएगा, तो इसमें फल आएंगे। नहीं, अगर सिर्फ आपने मादा को लगाया और दूर दूर तक वहां पर कोई पपीता का पेड़ वेड़ नहीं है, तो आप चाहे जितना उसको उसमें खाद पानी सब देते रहेंगे, कभी भी उसमें फल नहीं आएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये जो पपीता होता है ये अलग अलग इसमें होते हैं,
नहीं, तो इसके लिए एक नर पौधा चाहिए, एक और मादा। दोनों को जब आप साइड साइड लगाएंगे तो बढ़िया से अच्छे से फले फूलेगा। और एक स्थिति इसमें ये है कि अगर आप नर नर लगा देंगे तब भी नहीं होगा, और मादा मादा लगा देंगे तब भी नहीं होगा। एक नर होना चाहिए पौधा, दूसरा मादा पौधा होना चाहिए, तभी इसमें जो है परागण किया हो पाएगा और आप फल खा पाएंगे इनके। नहीं तो समझ लीजिए परागण नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, फल का निर्माण नहीं होगा, फल का निर्माण नहीं होगा तो आप लोग खा नहीं पाएंगे और फिर आप लोगों को दुख तो होगा ही। तो इसलिए मैं आपके ज्ञान के लिए बता दे रहा हूँ, पपीता में यही एक लिंगाश्राई में, और खजूर भी ऐसे होता है, भांग भी ऐसे होता है, ठीक। और वही लिंगाश्राई में हमारे आ गए नारियल, केला, मक्का, कद्दू। इनके हम नाम देख लेते हैं, वैज्ञानिक नाम। नारियल का कोकस नुक्लीफेरा, केला का मूसा इंडिका, मक्का का जिया मेच, कद्दू का कुकुरबिटा मैक्सिमा। याद रखिएगा, फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। नारियल का कोकस नुक्लीफेरा, केला का मूसा इंडिका, मक्का का जिया मेच और कद्दू का कुकुरबिटा मैक्सिमा, ठीक। और इसके बाद हम आते हैं द्विलिंगी पुष्प। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। थोड़ा सीक्वेंस से मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे, तो इनका नाम याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, कहीं गहरे गहरे क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, ठीक। द्विलिंगी पुष्प में यूनिसेक्सुअल में हम देख लेते हैं। इनमें गुड़हल, मटर, सरसों, मतलब कि द्विलिंगी पुष्प का मतलब ये हो गया, गुड़हल में उसका वर्तिकाग्र और ओवरी पाया जाएगा, और इसी में उसका जो परागण क्रिया होती है ना, परागण, उसी में मतलब दोनों चीज पाए जाके द्विलिंगी हो गए। मटर, गुड़हल एंड सरसों। देखिए, तो मटर का जो गुड़हल का जो होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव में और नॉर्मल बोर्ड्स के एग्जामों में पूछा गया है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल का, और मटर का तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेंडल ने प्रयोग कराए थे मटर के ही पौधे में कराए थे। आप लोगों ने जाना होगा मेंडल का एक क्रास, द्वि क्रास, और पढ़े होंगे आप लोगों ने। और सरसों का ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस। तो इतना हो गया, आप मैंने बता दिया, इनको याद रखिएगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, पुष्प का जो नर जनांग है पुमंग, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। अगर देखिए हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल फ्री हैं। अगर आपको अच्छी लगे तभी आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। छोटे से स्टार्टअप है हमारा भी, अगर हेल्प करेंगे तो बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और वैसे जाना ही तो है ही है। हिम्मत बना के रखेंगे हम लोग भी, और आप लोग भी अगर हमारा साथ देते रहे तो बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं नर जन्नांग के बारे में, ठीक। उमंग हेडिंग डालेंगे, और हाँ, ये जो मैंने स्लाइड बनाई थी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए कीजिए, ठीक। उमंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। देखिए, अगर मैं इसे डायरेक्ट बता दूं पुमंग की संरचना, शायद कुछ लोगों को तो रिलेट कर ले जाएंगे, क्योंकि जो पीछे वाले वीडियो में मैंने पुष्प की संरचना भी बताई थी, लेकिन उससे अगर किसी लोग को नहीं पता, उनके सारे भाग बताए थे, किससे क्या मिलकर क्या बना है वो भी मैंने बताया था। इसके लिए मैं एक बार फिर से पुष्प की संरचना आप लोगों के लिए बनाए दे रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। जैसा भी बने अपनी डायग्राम है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, चित्र इतना मायने नहीं रखता। देखिए, जैसा भी है, तो जो पुष्प का पुमंग होगा नर जन्नांग, हमने आपको बताया था। देखिए, ये हमने आपको बताया था क्या, पुष्प ग्रंथ पेडिकिल, और इसके बाद ये जो होता है ये हरे रंग का क्या होता है, पुष्पासन थैलेमस,
हरे रंग का होता है। सभी पौधे में मैंने आपको बताया सभी पौधों में हरे रंग का होता है। और ये रंगीन भाग होता है जो परागण के लिए, जैसे फूल की पत्तियां नहीं देखा, किसी की लाल हो गई, किसी की पीली हो गई, किसी की हरी, किसी का तो तैया रंग हो जाता है, ऐसे ही तो ये परागण के लिए आकर्षित करते हैं। भाई देखिए कीड़ा कोई नया रंग में देखेगा उसके पास जाके जाइए भाई देखते हैं क्या है, और वहां पे जाके बैठेगा तो परागण हो जाएगा, वर्तिकाग्र में जाके उसके पराग गिर जाएंगे। मेन बात देखिए उमंग हो गया अपना एंड्रोसियम, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एंड्रोसियम क्या, देखिए ये हमारा क्या हो गया एंथर, नहीं हाँ ये एंथर हो गया, और ये जिसमें से जुड़ के आया ये क्या हो गया फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, और दोनों को सम्मिलित रूप से जो कहते हैं यही होता है एंड्रोसियम। सम्मिलित रूप से इनको एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक, इसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं इसको मिटा रहा हूँ, इसके बाद हम इसकी अरे इसको अलग रखते हैं और उनको सबको मिटा देते हैं, क्योंकि मेन हमको इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो अब आपको समझ में आएगा कुछ का कौन सा भाग कैसे क्या है। ठीक, तो देखिए अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो पुष्प का नर जननांग हो गया उमंग, ठीक, एंड्रोसियम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये इसकी जो संरचना है इसको एंथर कहते हैं। जब हम इसके एंथर को देखिए, ये तो बताया था ना आपको मैंने कि ये जो नर जननांग होता है ना, ये इसी में वो परागण वर्तिकाग्र में होता है, और ये नर जननांग होते हैं इससे परागकण निकलते हैं। समझ में आया, परागकण निकल के वर्तिकाग्र में जाते हैं। ठीक, दूसरे पौधे से भी आ सकते हैं और उसके खुद के पौधे से भी जा सकते हैं, उसके प्रकार हम आपको आगे बताएंगे परागण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम जो है मेन संरचना पढ़ने वाले हैं। ये फिलामेंट तो फिलामेंट इससे जुड़ा, इसकी कोई संरचना नहीं है। जो इसकी अब एंथर को हम काटेंगे, कैसे काटेंगे आपको बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, हम खाली अब एंथर की संरचना बना देते हैं। इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं, परागकोश। तो परागकोश को हम उसको बनाएंगे, उसको ऐसे अनुलंब काटेंगे उसकी, इसके बाद ऐसे झांक के देखेंगे कैसी संरचना है। माइक्रोस्कोप तो है नहीं, वैसे भी अब अपनी स्कूल में आप देखिएगा अगर आपको मिल जाए तो। देखिए ये परागकोश हो गया। ठीक, जब इसको हम काट देंगे ऐसे, ये वाली काटेंगे। ठीक, तो जब हम इसको झांक के देखेंगे क्या दिखेगा, अब आपको दिखाने वाले हैं हम। चार संरचनाएं ऐसे दिखेंगी, दो पीछे है, 3D डायग्राम तो नहीं बना सकता, और समझ लीजिए मान लीजिए कि है ऐसे, ठीक, पीछे साइड है। ठीक, कैसे बता रहा हूं आपको, ढक्कन इनका काम ले लेगा। देखिए जब आप किसी परागकोश को काट देंगे ना, अब आप अगर उसको ऊपर से देखेंगे कैसा दिख रहा है, तो इस तरह दिख रहा है कैमरे में, अगर दिखाई दे रहा है ठीक, नहीं आप ऐसे देखिएगा, ऐसी संरचनाएं दिखाई देंगी जब उसको काटेंगे ऊपर से, उसका अनुलंब काटेंगे, इसमें 4 छेद दिखाई देंगे। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, सूक्ष्म बीजाणुधानी। और एक चीज बता दें, ये जो उमंग होता है इसको पुंकेसर, इसकी जो इकाई होती है ना, क्या बताया था आपको, स्टेमेन, स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं उसको, कभी भूल मत जाइएगा कि मान लीजिए कोई माइक्रोस्पोरोफिल पूछ ले, पुंकेसर स्टेमेन को और क्या कहते हैं, तो उसको माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, क्योंकि स्टेमेन जो है उमंग की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कोश का शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, इसी तरह उमंग उसकी सबसे छोटी, उमंग की सबसे छोटी इकाई स्टेमेन होती है, और उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। तो इनको हम रख देते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने इनको उठाया था। तो
लघु बीजाणु धानी, ठीक। ये जो चार, देखिए इसमें दो पाली पाई जाएंगी, इसको हटा देखेंगे जब आप, देखिए चार ये हो गए, जब आप इसको काट के देखेंगे बीच में ये संयोजक पाया जाएगा, ठीक, नीचे ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक। ये संयोजक जो पाया जाएगा ये जल संवहन का काम करता है। जल संवहन ऊतक है, एक प्रकार से जल को ले जाने वाला जल संवहन ऊतक, ठीक। और देखिए चार टोटल हो गई। देखिए हमारे पास दो पाली पाई जा रही हैं, टोटल चार कोष्ठ है। एक पाली को जब हम देखेंगे तो इसमें दो खंड है, एक ये खंड हो गए, एक ये खंड हो गया, और एक ये खंड और एक खंड, एक पाली के दो खंड हो गए। तो जब दोनों को हम अलग, अभी आपको दिखाया था ना मैंने, उससे इसके ढक्कनों को खोलकर ढक्कनों को आपको दिखाया था कैसे दिख रहा है। तो चार कोष्ठ पाए जाएंगे और दो पाली होते हैं। तो देख, एक पाली में दो कोष्ठ, सीधे समझिएगा, बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। सिर्फ रटने की चीज नहीं है बायोलॉजी, इसको भी समझिए एकदम हल्के से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चार जो कोष्ठ पाए जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु धानी, सूक्ष्म बीजाणु धानी, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया, ठीक। और देखिए ये इसके अंदर ये थोड़ा भद्दा हो गया है, चलिए मैं इसमें बता दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारी चार पाली पाई गई ना, इसको अलग से 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए संवहन पाया गया, इसको मैंने बता दिया। इसके अंदर ऐसे ऐसे ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं छोटी छोटी, जिनको क्या कहते हैं, लघु बीजाणु, चारों में पाई जाती हैं, समझिएगा, ठीक। लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, देखिए तो इसको क्या कहेंगे, जब ये बड़ा होगा यही परागकण का निर्माण करेगा, लघु बीजाणु ही परागकण का निर्माण करेगा और पोषण प्रदान होगा इसको। आगे पढ़ाएंगे आपको सर्टोली कोशिका, यूबिस बॉडी, उसी में पोषण पाकर की जो परागकण बनेगा वो परागकण से भी निषेचन की क्रिया होगी। तो देखिए एक बार मैं लिखे दे रहा हूँ आपको, देखिए मैं समझा चुका हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। कुछ लाइनें सीधे किताबों से उठाई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पाली के अंदर दो कोष्ठ पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया दो पालियां पाई जाती हैं, एक पाली के अंदर दो कोष्ठ पाए जाते हैं, और जब दो कोष्ठ पाए जाएंगे, दो पाली टोटल चार कोष्ठ पाए जाएंगे, ठीक। तो हम लिख सकते हैं एक एंथर, एंथर ही है ना, कुछ और तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। एक एंथर के अंदर दो पालियां, पाली को क्या बोलते हैं, लोब, पाई जाती हैं, ठीक। और अगला क्या है हमारे, अगली लाइन देखेंगे, एक पाली के अंदर दो कोष्ठ, कोष्ठ को इंग्लिश में बोलेंगे थ्राइस, ठीक। दो कोष्ठ पाए जाते हैं, एक पाली के अंदर दो कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक। और देखिए एक पाली, एक एंथर के अंदर दो पाली और एक पाली के अंदर दो कोष्ठ, तो कुल कोष्ठों की संख्या कितनी हो गई, कुल कोष्ठ 4 हो गए, ठीक। और
जितने कोष्ठ उतनी माइक्रोस्पोरेंजियम सूक्ष्म बीजाणु धानियां उतनी पाई जाएंगी जितने कोष्ठ होंगे। जो गोला गोला मैंने आपको बताया था ना, देखिए फिर से एक बार बना रहा हूं। माइक्रोस्पोरेंजियम सूक्ष्म बीजाणु दानियां हो गई, ठीक। जो 4 हो गई सूक्ष्म बीजाणु दानियां, तो जितने कोष्ठ होंगे उतनी सूक्ष्म माइक्रोस्पोरेंजियम सूक्ष्म बीजाणु धानी पाई जाएंगी, ठीक। पाई जाएंगी, ठीक। जितने कोष्ठ उतनी सूक्ष्म बीजाणु धानी। तो इससे अगर हम कंक्लूजन निकालें पूरा, देखिएगा ये अब अगला जो एक सेंटेंस है बहुत ही दिमाग लगा के उसको देखिएगा और एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं आता तो उसको रट के कैसे भी याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अगला सेंटेंस होने वाला है। अतः ये जो पुष्पी पौधा हो गया, देखिए अतः पुष्पीय पौधे के एंथर कैसे होते हैं, देखिए दो पाली, दो, देखिए आपने ये पढ़ा होगा ना, एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, ऐसे आपने पढ़ा होगा। देखिए 2 पाली पाई जाती हैं, पाली को इंग्लिश में लोब कहते हैं, ठीक। और 2 की वो 2 की क्या होगी, मोनो, ठीक। तो मोनो नहीं वो बाई, एक बाई ट्राई आपको बताया था, देखिए बाई लूप्ड हो जाएगा। पुष्पीय एंथर कैसा हो जाएगा, पुष्पीय पौधे का एंथर बाई लूप्ड। और कितने 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, डाई थीस, और बीजाणु धानियां कितनी पाई जाती हैं, 4, टेट्रा स्पोरेंजिएट। मतलब द्विपालिक द्विकोष्ठीय और टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब 4 बीजाणुधानी इसके अंदर पाई जाएंगी। टेट्रा स्पोरेंजिएट चतुर्थ बीजाणुधानी संरचना होती है। कुल मिलाकर अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो यही है कि पुष्पीय पौधे का एंथर बाइलूप्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ठीक। 98% जितने पुष्पीय पादप होते हैं उसमें यही सिस्टम पाया जाता है, ठीक। 98% पौधों में एंथर का यही सिस्टम होता है, ठीक। इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लेने लायक मेरी राइटिंग नहीं है, समझ लीजिएगा, इतनी बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद एक नोट लिखवाते हैं और नोट लिखवाने के बाद हम आज क्लास को एंड कर देंगे, ठीक। नोट में क्या लिखेंगे,
फैमिली मालवेसी, देखिए आपको बता दे रहा हूँ पहले, फिर इसके बाद लिखते हैं। फैमिली मालवेसी के जो पौधे होते हैं ना, उनका जो एंथर होता है वो मोनोथेकस एंड, जब देखिए मोनोथेकस होगा, एक कोष्ठ होगा, दो बीजाणुधानी पाई जाएंगी। मोनोथेकस डाइस्पोरेंजिएट, मोनोथेकस डाइस्पोरेंजिएट, एक कोष्ठी द्विबीजाणुधानी संरचना पाई जाती है। इनको क्या कहते हैं? ऐसे एंथर को क्या कहेंगे? मोनो एडल्फस एंथर। इनको हम लिखते हैं फैमिली मालवेसी, फैमिली मालवेसी के पौधों के एंथर को नहीं, एंथर की संरचना कैसी होती है? मोनो देखिए, हाँ, एक कोष्ठी मोनोथीकस, मोनोथीकस एंड, जब मोनोथीकस होगा, सीधी सी बात है, एक कोष्ठ में देखिए पूरे, अगर एंथर, नॉर्मल एंथर की बात की जाए तो उसके अंदर हमको मिलेंगी दो पालियां, एक पाली के अंदर दो कोष्ठ। जब दो कोष्ठ मिलेंगे, सीधी सी बात, जब कोष्ठ ही एक है तो पालियां भी दो, जब कोष्ठ ही एक है तो बीजाणुधानी की संरचना भी कितनी होगी? एक होगी। दो होगी, दो बीजाणुधानी कितनी पाई जाएगी? हिंदी में इधर लिख दे रहा हूँ, सूक्ष्म बीजाणुधानी, सूक्ष्म बीजाणुधानी कितनी पाई जाएंगी? दो। बाइस्पोरेंजिएट नहीं, बाइस्पोरेंजिएट, ठीक। ऐसे एंथर को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? अगर ऐसे एंथर की सम्मिलित रूप से बात करें तो ऐसे एंथर को मोनो एडल्फस एंथर कहते हैं, ठीक। ऐसे एंथर को मोनो एडल्फस एंथर कहते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो एक ले लीजिए आप, गुड़हल। ठीक, गुड़हल जो है मालवेसी फैमिली पौधा, भिंडी भी मालवेसी फैमिली पौधा है, ठीक। इसके अंदर जो एंथर पाया जाता है उसे मोनो एडल्फस एंथर कहते हैं, ठीक। और देखिए यहीं पर हम क्लास को दाइंड करेंगे और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने क्या पढ़ा था? लघु बीजाणुधानी 4 पाई जाती हैं। तो अब हम एक पुष्प के एंथर को काटेंगे और उसके बाद उससे एक लघु बीजाणुधानी निकालेंगे और अगली वीडियो में हम उसकी संरचना पढ़ेंगे। सभी लोग आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी सभी लोगों के लिए, चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, बोर्ड का कर रहा हो, सभी लोगों को देखना चाहिए। अगर मेरे ओपिनियन से देखा जाए तो सभी लोगों को देखने चाहिए। तो देखिए यहाँ तक पढ़ा दिया, आपको लिंक करवाता जाऊंगा पिछली कक्षाओं से, थोड़ा थोड़ा बता करके, ताकि किसी को एकदम से अनजाना न लगे कि अरे आपने कहाँ कूद गए। देखिए यही विशेषताएं हैं जो कुछ यूट्यूब चैनलों से हम लोगों को अलग बताती हैं। आगे जो हमारे मैथ वाले भैया हैं, भैया सर जो भी कहें, वो भी ऐसे ही बताते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपके कमेंट हो कमेंट कीजिएगा। अभी देखिए हमारा छोटा सा स्टार्टअप है, तो आप सभी लोगों के कमेंट देखेंगे, आपका जैसा आप जैसा कहेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, ठीक। धन्यवाद।